आमतौर पर तो डॉक्टर बहुत कम ही इन बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन रजनीश के साथ एक ऐसा खौफनाक वाक्य हुआ कि जिसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और तो और उसने अपना प्रोफेशन तक छोड़ दिया। क्या कभी सुना है कि डॉक्टर अपना प्रोफेशन ही छोड़ दे? क्या हुआ ऐसा रजनीश के साथ? इतना खौफनाक वाकया हो गया था उसके साथ कि उसको ना चाहते हुए भी अपना प्रोफेशन छोड़ना पड़ा। रजनीश आज बड़ी जल्दी में था। दरअसल रजनीश का एक क्लिनिक था जो शहर से कुछ दूरी पर था। उसका वहां पर क्लिनिक खोलने का एक कारण था कि वो जो एरिया था वो उस पर उसके आसपास कई गांव लगते थे जहां पर कोई ढंग का हॉस्पिटल था नहीं। तो इसलिए रजनीश और उसके मित्र रवि ने दोनों ने मिलकर एक क्लिनिक खोला। अब दोनों ने ड्यूटी भी बांट ली कि कभी रजनीश सुबह के टाइम नौकरी करता, ड्यूटी करता, और रवि शाम के टाइम, वैसा वर्षा। आज रजनीश की ड्यूटी थी शाम के टाइम की। तो अमूमन रजनीश जब शाम की ड्यूटी करता था तो वो 5 बजे के आसपास वहां पे पहुंच जाता था। लेकिन घड़ी पर 7 बजने को थे और रजनीश आधे रास्ते में था। उसको चिंता थी क्योंकि जो रवि है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का आदमी था। वो कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता था। अगर वो 5 बजे छुट्टी उसकी होती थी तो वेट नहीं करता था रजनीश का। वो 5 बजे अपनी सीट से उठ जाता। तो फिर अगर पेशेंट कोई पीछे होता तो उसको दिक्कत परेशानी होने की संभावना होती थी। अब कई लोग सोचेंगे कि ये रवि गलत है, लेकिन रवि बिल्कुल ठीक था क्योंकि जिम्मेदारी तो रजनीश की थी सही समय पर आने की। शुरू शुरू में रजनीश थोड़ा सा लेट आता था, लेकिन जब रवि के स्ट्रिक्टनेस का उसको पूरा आभास हो गया कि वो नहीं बदलेगा, तो रजनीश भी टाइम पर आना शुरू हो गया। लेकिन आज उसे किसी मैरिज फंक्शन में जाना पड़ रहा था जिसकी वजह से वो आते आते काफी लेट हो चुका था। अब वो बस भागम भाग में लगा था और जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पहुंचते पहुंचते उसको काफी समय हो गया। तकरीबन 7:30-8 बजे का समय था जब वो अपने क्लिनिक पहुंचा। जब वो अपने क्लिनिक पहुंचा और वहां पर कंपाउंडर था, मेल कंपाउंडर जो था प्रतीक, वो उससे पूछता है कि यार पेशेंट्स काफी कम है। तो प्रतीक कहता है कि इसके तो दो कारण है साहब। तो रजनीश कहता है कि दो कारण मतलब क्या? तो कहते हैं कि आज जो अपने डॉक्टर साहब हैं वो थोड़ी सी लेट गए हैं। ये सुनता है रजनीश तो काफी ज्यादा हैरान होता है कि भाई वो तो 5 बजे उठ के जलने वाला आदमी है, ऐसे इतनी जल्द लेट क्यों? कहते पता नहीं, आज कुछ पेशेंट भी ज्यादा थे तो शायद आपने उसको कह दिया होगा लेट आऊंगा। तो ऐसा वैसे पहली बार हुआ है कि वो थोड़ी सी लेट गए हैं। कहते चल ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन रास्ते में मैं उसे देखा नहीं है। कहते अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। खैर चलो, हो सकता है कि अंधेरे में पता ना लगा हो। और दूसरा कारण, तो जब दूसरे कारण की बात होती है तो प्रतीक थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए कहता है कि सर वो आपको तो पता ही है आज अमावस्या है। तो रजनीश कहता है तो अमावस्या पे क्या पेशेंट नहीं आते? तो कहता है नहीं नहीं नहीं, आते हैं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से जिन्होंने आने का प्रोग्राम बनाना होगा वो नहीं आए होंगे, और जो थे वो भी बिना दिखाए चले गए, इवन कि डॉक्टर साहब के होते हुए भी कि हम कल आएंगे। अब अमावस्या तो हर महीने आती है। ऐसा भी क्या है इस गांव के और इसके आसपास की अमावस्या में कि प्रतीक काफी डरा हुआ, ना ही सिर्फ प्रतीक बल्कि वो गांव वाले भी, जिनको अपनी सेहत तक की परवाह नहीं थी, कि अगर वो क्लिनिक में दिखाने के लिए डॉक्टर को आए भी हैं तो वो इंतजार ना कर सके कि रात होते ही वो चल दी अपने घर। तो डॉक्टर साहब कहते हैं तो भाई अमावस्या क्या होगा, अमावस्या की बात है तो प्रतीक कहता है कि आपको तो पता ही है कुछ महीनों से गांव के आसपास काफी ज्यादा हैरानीजनक घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोग गायब होते हैं सिर्फ अमावस्या को। सुनने में आ रहा है कि कोई ऐसी प्रेत है, कोई डायन है जो इनका शिकार करती है। ये जब सुनते हैं रजनीश तो वो थोड़े से गुस्से हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई तू क्लिनिक में खड़ा है और अगर ऐसी बातें क्लिनिक में करेगा तो मैं बाहर निकाल दूंगा क्लिनिक से। लेकिन प्रतीक कहता है कि सर पता तो आपको भी है, ये बातों का पता तो आपको भी है, लेकिन आप इस चीज को दरकिनार कर रहे हो। क्या आपके दरकिनार करने से ये बातें झूठ हो जाएंगी? तो रजनीश कहते हैं कि क्या तुम्हारे बकवास करने से ये बातें सच हो जाएंगी? अब अपना काम करो, अगर कोई पेशेंट नहीं है तो मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ ऊपर अपने जो रूम है। इन्होंने डॉक्टर के लिए अपना दोनों ने एक रूम बनाया था कि जब भी रेस्ट करनी होगी दोपहर के समय, रात के समय, अब सारी रात बितानी थी तो चेयर पर बैठ कर तो बिताया नहीं जा सकता, तो एक इन्होंने रूम बनाया था।
रजनीश अपने रूम में चले जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। काम तो आज बिल्कुल नहीं था। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। अजीब से तरीके का सन्नाटा था। अजीब से तरीके का एक मनहूसियत इनको महसूस हो रही थी। इनको लग रहा था कि कुछ अजीब सी बात है। आमतौर पर पेशेंट भी रात को गाये-बगाए आते रहते हैं। ज़्यादातर को कोई चोट वगैरह का चक्कर होता है। कुछ बार जैसे खेतों में काम करते कोई कीड़े वगैरह काट दे। ये तो आमतौर पर चलता रहता है। लेकिन आज कुछ अजीब ही था। डॉक्टर डॉक्टर साहब का ये वहम व्यर्थ नहीं था, क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला था। कुछ ही समय बाद अचानक डॉक्टर साहब की जाग खुलती है। नीचे काफी कौतूहल हो रहा था। दरवाजा कोई पटके जा रहा था। डॉक्टर साहब को लगता है कि कोई पेशेंट होगा। चलो होगा तो भाई मुझे प्रतीक आवाज देके रिंग करके बुला लेगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा इनको खुलने की आवाज आती है तो प्रतीक काफी ऊंची चीख मारता है कि ये क्या हुआ डॉक्टर साहब को। लेकिन डॉक्टर साहब तो आराम से बेड पर सो रहे थे। अब नीचे काफी ज्यादा चहलकदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। तो डॉक्टर साहब जब ये बात सुनते हैं अचानक उनके मन में आता है कि डॉक्टर साहब, वो जल्दी से उठ के नीचे भागते हैं। अब वो जब दरवाजे की तरफ जाते हैं, वहां पर जो उन्होंने देखा, उनको अपनी आंखों पर विश्वास हो ही नहीं रहा था। जो स्ट्रेचर पर बॉडी पड़ी हुई थी, जो पेशेंट पड़ा हुआ था स्ट्रेचर पर, वो जाना पहचाना दिखाई दे रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि रवि था। रवि की अध जली हुई लाश वहां पर पड़ी हुई थी। उनके आसपास 3-4 लोग थे जो उसको वहां पर लेकर आए थे। और पास में खड़ा प्रतीक, वो तो ये देख के हक्का बक्का रह गया था। वो रोए जा रहा था। यही हालत इनका भी था। ये भागे भागे जाते हैं, उसको देखते हैं रवि को। अरे भाई क्या होगा, क्या हुआ तुझे रवि, क्या हुआ। लेकिन अगर रवि के अंदर प्राण होते तो वो बोलता। रवि की जान तो काफी देर पहले जा चुकी थी। उसकी अधजली लाश ये बयां कर रही थी। डॉक्टर साहब मानो तो यकीन कर ही नहीं पा रहे थे कि उनका प्रिय मित्र, उनका दोस्त इस दुनिया में नहीं है और उसकी लाश की ये हालत। डॉक्टर साहब रोए भी जा रहे थे और साथ के साथ ही उसको कोशिश भी कर रहे थे कि शायद 1% भी चांस हो कि मेरे दोस्त की सांसें चल रही हो और उसे मैं बचा लूं। लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। अब वो देखते हैं उन 3-4 लोगों की तरफ कि भाई ये क्या हो गया भाई, ये कहां से। तो वो कहते हैं कि हमें इनकी लाश उस बदनाम पेड़ के पास मिली जहां पर यह कहा जाता है कि वो डायन लोगों का शिकार करती है। जहां पर कुछ लोग कई महीनों से गायब हो रहे हैं। कई जानवरों की लाशें मिल रही हैं। और आपको तो पता ही है कि पिछले महीने एक औरत की बॉडी आई थी इसी तरीके से अधजली। हमें लगता है कि उस डायन ने आज डॉक्टर साहब का शिकार किया है। डॉक्टर साहब तो जैसे गिरेबान पकड़ लेते हैं, उसको कहते हैं यार बकवास मत करो, मुझे बताओ कि ये किसने किया है। लेकिन प्रतीक बीच बचाव करता है कि डॉक्टर साहब इन्हें क्या पूछ रहे हैं, ये तो बेचारे इनको यहां पर लेकर आए हैं और आप इनको ही इनके गले पड़ रहे हो। डॉक्टर साहब को महसूस होता है कि शायद उन्होंने गलत कर दिया और वो कहते हैं कि प्लीज गांव वालों को इकट्ठे करो और जो भी ये डायन, मुझे नहीं पता, जो भी है उसको ढूंढो। वो 3-4 लोग जो है वो वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम सुबह आते हैं सारे। अब वहां पर थे डॉक्टर साहब, प्रतीक और रवि, या यूं कहें कि रवि की अधजली लाश, जिसका मुंह काफी बुरे तरीके से जला हुआ था। अगर कोई उनका जानकार ना हो तो वो पहचान ही ना पाए। अब एक लाश जिसकी हालत इतनी बुरी थी, हल्का हल्का धुआं तक निकल रहा था उससे। प्रतीक तो वहां उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब उस स्ट्रेचर को पकड़ते हैं और हॉस्पिटल के अंदर लेके आते हैं। प्रतीक कहता है कि ये क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब उसे गुस्से से कहते हैं तो और क्या करूं। तो प्रतीक कहता है कि डॉक्टर साहब एम्बुलेंस को फोन कीजिए शहर की, वो आके बॉडी को लेकर जाएगी। यहाँ पर हम बॉडी को कैसे रख सकते हैं, यहाँ पर आप हाल नहीं देख रहे इस बॉडी का। डॉक्टर साहब को ये बात तो ठीक लगती है। डॉक्टर साहब फोन करते हैं ऑन द स्पॉट और 2-3 हॉस्पिटल्स को फोन लगाते हैं। लेकिन पता नहीं कैसी बदनसीब आज की रात थी कि कोई भी एम्बुलेंस अवेलेबल थी नहीं। सभी यही कह रहे थे कि हम सुबह आ सकते हैं, हमारी एम्बुलेंस वहां पे गई है, कहीं पर गई है, अगर आएगी भी तो पहले हमने प्रायोरिटी में दूसरी कोई जहाँ पे हमने पहले कॉन्टैक्ट किया वहां पर जाना है, क्योंकि वो जो है वो जिंदा है, मरा नहीं है। तो जिंदा की जान कीमती है, मरा हुआ तो अपने प्राण खो चुका है।
अब फ़ोन किया जाता है थाने कि भाई साहब ये हादसा हो गया है, तो हमारे पास उनकी लाश आई है, तो आप अपनी कार्रवाई कीजिए। फिर बदकिस्मती से एसएचओ साहब वहाँ पर थे नहीं, और जो छोटे दर्जे के सिपाही होते हैं वो कहाँ आने वाले थे बिना एसएचओ साहब के। कुल मिलाकर यूँ कहा जाए कि अब उस हॉस्पिटल में रात भर इंतजार करना पड़ना था उस बदनसीब लाश को अपने दूसरी जगह पे लेके जाने का। लेकिन सारी रात में जो होने वाला था, उसके बाद डॉक्टर साहब कभी हिम्मत ही नहीं कर पाए दोबारा से प्रैक्टिस करने की। अब डॉक्टर साहब सोफे पर बैठे हैं, उनके सामने लाश पड़ी है रवि की। प्रतीक बाहर दरवाजे पर खड़ा है कि हो सकता है कि वो डायन कहीं दोबारा से ना आ जाए अपना शिकार करने, अपने शिकार को ढूंढने। कुछ ही समय बाद डॉक्टर साहब को महसूस होता है कि उनके आसपास कोई परछाई घूम रही है। वो हंस रही है। उनके कान के पास बिल्कुल बिल्कुल पास से आवाज आती है कि इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगी। अचानक से डॉक्टर साहब की जाग खुलती है और वो देखते हैं कि मेरे रवि की लाश और प्रतीक के सिवा कोई और है ही नहीं, और खास तौर पर औरत। ये कैसे हो सकता है? औरत की आवाज कैसे आ सकती है? खैर, डॉक्टर साहब को लगता है कि वहम होगा। लेकिन एक चीज डॉक्टर साहब को काफी ज्यादा विचलित करती है, वो है स्मेल। लाश की बदबू इतनी ज्यादा फैल चुकी थी अब सारे अस्पताल में कि वहां पर बैठना मुनासिब नहीं था। तो डॉक्टर साहब के पास प्रतीक आता है और वो भी ये कंप्लेन करता है। डॉक्टर साहब इस चीज को दरकिनार कर नहीं सकते थे, तो प्रतीक कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं कि हम इस लाश को बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ी कर देते हैं। खुले में होने की वजह से वहां पर बदबू नहीं फैलेगी। डॉक्टर साहब ये करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन इसके अलावा वो कर भी क्या सकते थे। ना चाहते हुए भी उनको वो लाश दरवाजे के बाहर उसको स्ट्रेचर वहां पे लगाना पड़ा। अब जैसे ही वो स्ट्रेचर बाहर लगाया तो वो बदबू धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। काफी हद तक रिलैक्सेशन महसूस हुई डॉक्टर साहब और प्रतीक को। लेकिन क्या वो परछाई और क्या वो आवाज भी उस लाश के साथ बाहर चलेगी? नहीं। वो तो आज परेशान करने वाली थी डॉक्टर साहब को, और साथ के साथ ही प्रतीक को भी। डॉक्टर साहब प्रतीक को कहते हैं कि भाई एक काम कर, मुझे तो यहाँ पर नीचे रुकना पड़ेगा। अगर कोई पुलिस वाला आता है, इनकेस अगर एम्बुलेंस आती है, तो मुझे डील करना पड़ेगा। तू थका हुआ तो ऐसा कर, वहां ऊपर जाके सो जा, मेरे रूम में सो जा। प्रतीक भी काफी ज्यादा थकावट महसूस कर रहा है। वो दूसरी बार कहता नहीं है कि नहीं नहीं आप सो जाइए, वो चुप करके ऊपर चले जाता है। डॉक्टर साहब अब दोबारा से सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनको आवाज आती है, जैसे कोई दीवार से कोई चीज को पटक रहा है। डॉक्टर साहब को काफी अजीब सा महसूस होता है। पहले उनको लगता है कि कोई दरवाजा पीट रहा बाहर का, लेकिन आवाज ऊपर से आ रही थी। फिर से वो आवाज आती है। डॉक्टर साहब आवाज लगाते हैं प्रतीक को, लेकिन कोई भी उनकी आवाज सुन नहीं रहा था। और फिर से लाश के बाहर रखने के बावजूद अस्पताल में वो बदबू फैली हुई थी। वो भागे भागे ऊपर जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि बालकोनी के बिल्कुल पास प्रतीक खड़ा हुआ है, और वो अपने सर को दीवार से मारे जा रहा है। डॉक्टर साहब उसको पकड़ते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो अपने होश में है ही नहीं, उसकी आंखें बंद हैं, यानी कि उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। डॉक्टर साहब उसको लेकर जाते हैं कमरे में, उसको दोबारा से लेटाते हैं, और जैसे ही लेटाते हैं वो देखते हैं कि प्रतीक उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही प्रतीक उनका हाथ पकड़ता है, वो प्रतीक की तरफ देखते हैं और प्रतीक की आंखों में खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा था। इतना सर पीटने के बावजूद भी उसके सर से खून तो नहीं बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों से लालगी के तौर पर खून साफ दिखाई दे रहा था। वो कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आपको रोकेंगे, आप ले जाओ डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब हैरानी से कहते हैं ले जाओ मुझे। कहता नहीं नहीं आपको नहीं, रवि डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब पीछे देखते हैं, पीछे तो कोई होता नहीं। वो कहते हैं किससे बातें कर रहा है? तो वो कहते हैं कि जो आपके पीछे खड़ी है वही डायन जो हमारे डॉक्टर साहब को ले गई। वो कहती है कि मैंने डॉक्टर की लाश लेके जानी है, मैंने उसको खाना है। अब जब डॉक्टर साहब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको महसूस होता है कि कहीं ये पगला तो नहीं क्या। इतनी भयावह स्थिति में तो मेरा हाल भी बुरा है, तो उसका क्या होगा। लेकिन अपने आसपास जो दबाव था डॉक्टर साहब को साफ महसूस हो रहा था।
ऐसे लग रहा था कि उनके कंधे को किसी ने जकड़ कर पकड़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर खुद डरते तो फिर वो प्रतीक को क्या सहारा देते। अब डॉक्टर साहब उसको किसी तरीके से सुलाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और सोचते हैं कि मैं एक बार बालकोनी की तरफ से देखूं कि बॉडी जो है वो ठीक सही सलामत पड़ी है। जैसे ही डॉक्टर साहब उस बालकोनी की तरफ जाने शुरू होते हैं, वो महसूस करते हैं कि बाहर जहां पर अजीब से तरीके का सन्नाटा था, हवा तो बिल्कुल चल ही नहीं रही थी, वहां पर आंधी जैसी हालत है। इतनी तेज हवा चल रही है। जैसे ही वो बालकोनी से नीचे की तरफ देखते हैं, उनको नजर आता है कि लाश के ऊपर से कपड़ा हटा हुआ है और रवि की अधजली लाश, उसका शरीर, उसका डरावना चेहरा, जिसकी आंखें बाहर आई हैं। ये देख के तो डॉक्टर साहब डर जाते हैं, बेहद डर जाते हैं। वो जल्दी से भागते हैं और नीचे फिर अपने सोफे पर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद तो उन्हें मानो आ ही नहीं रही थी। इसी स्ट्रेस में वो नींद की दवाई लेते हैं और सोचते हैं कि भाई 3-4 घंटे तो कम से कम नींद मुझे आए। कल का दिन बहुत ही बड़ा और बहुत ही बुरा होने वाला है। सारे दिन मुझे जवाब देने होंगे रवि के घर वालों को, पुलिस वालों को, अस्पताल वालों को, ना जाने किन किन को। तो आज फिर मुझे नींद की दवाई खा लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब अब नींद की दवाई खाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई दरवाजा खोल रहा है बाहर का। तो अगर कोई दरवाजा बाहर का खोलने की कोशिश कर रहा है, वो भी अंदर से, वो प्रतीक के अलावा और कौन हो सकता है। डॉक्टर साहब देखते हैं कि प्रतीक दरवाजा खोलता है। डॉक्टर साहब उसको आवाज लगाते हैं, लेकिन जैसे वो तो हिप्नोटाइज हुआ होता है, वो तो किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। वो दरवाजा खोल के बाहर जाता है। डॉक्टर साहब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के दहलीज के पास आना शुरू होते हैं, जैसे मानो उनको लकवा मार जाता है, क्योंकि दरवाजे की दहलीज से आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा था। और वो साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि तेज हवा चल रही है, जो लाश के ऊपर से कपड़ा है वो हटा हुआ है और प्रतीक उस स्ट्रेचर को अस्पताल के बाहर लेके जा रहा है। अस्पताल के बाहर दूसरी ओर काफी बड़ी झाड़ियां थी। डॉक्टर साहब सिर्फ देख सकते थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। वो सिर्फ आवाज लगा रहे थे कि प्रतीक कहाँ लेके जा रहा है, बॉडी को कहाँ लेके जा रहा है। लेकिन प्रतीक तो जैसे ज़ॉम्बी बना हुआ था, वो बस चलता ही जा रहा था आगे। कुछ समय बाद वो आंखों से ओझल हो जाता है और डॉक्टर साहब शायद उस दवाई के आघोष की वजह से सो जाते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं। सुबह उनको एक पुलिस वाला उठाता है। आसपास काफी भीड़ लगी होती है, एम्बुलेंस आई होती है। डॉक्टर साहब को उठाया जाता है। कुछ समय तो डॉक्टर साहब को संभालने में लगता है। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि आपका कल फोन आया था, कहाँ पर है लाश। यही बात एम्बुलेंस वाले भी पूछ रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब के पास कोई जवाब था नहीं, क्योंकि ना ही लाश थी और ना ही वहां पर प्रतीक। फिर डॉक्टर साहब सारी बात बताते हैं। अब तलाश होने लग पड़ती है आसपास लाश की, लेकिन लाश नहीं मिलती। मिलता है तो प्रतीक झाड़ियों में बेहोश हुआ था और वहां पर स्ट्रेचर पड़ा हुआ था, लेकिन लाश नहीं थी। ना जाने उस लाश को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। लेकिन प्रतीक को जब उठाया गया, उससे पूछा गया सख्ती से भी, प्यार से भी, लेकिन उसको तो कुछ पता ही नहीं था। डॉक्टर साहब ने बीच बचाव किया कि ये सब जो कुछ हुआ है वो मेरे सामने हुआ है। एक आदमी एक लाश को कहां तक लेके जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अब जब ये सब कांड हो चुका था, तो डॉक्टर साहब ने डिसाइड किया कि वो क्लिनिक ही बंद कर देंगे। ना सिर्फ क्लिनिक बंद कर देंगे, बल्कि वो इस प्रैक्टिस को छोड़ ही देंगे डॉक्टर की। आज कई साल हो चुके हैं इस किस्से को, लेकिन रवि की लाश आज तक मिली नहीं। एक डॉक्टर की खौफनाक मौत का राज कभी सुलझ नहीं पाया। कभी कभी सुनने में आता है डॉक्टर साहब को, जो गांव के उनके अच्छे जानकार थे, कि हर अमावस्या की रात कुछ ना कुछ हादसा होता ही रहता है। कोई ना कोई शिकार बनता है उस डायन का, जो कभी मिल ही नहीं सकी, जिसको शायद देखने वाला जिंदा था सिर्फ एक ही इंसान, वो था प्रतीक, जिसको वो डायन डॉक्टर साहब के पीछे नजर आई थी और जिसके आगे वो कह रहा था कि आप ले जाओ लाश को, आप ले जाओ लाश को। और प्रतीक ही उस लाश को उस डायन के पास शायद लेकर गया। अगर ना लेकर जाता तो क्या एक डॉक्टर की खौफनाक मौत हुई थी, उसी रात क्या दूसरे डॉक्टर की खौफनाक मौत भी होती।
क्या कहा जा सकता है। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिए वीडियो को, साथ के साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं जल्दी से अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा जो है वो है पुणे का। आशीष एक चीज का आलंकन कर रहे थे कि जो उनको नया ऑफर लेटर मिला है जॉब का, क्या वो ज्यादा सही रहेगा या जहां पर वो जॉब कर रहे हैं। क्योंकि जो नया ऑफर लेटर था वहां पर ये सोच रहे थे कि अगर मैं वहां पर जाता हूँ पैकेज तो ज्यादा होगा, लेकिन वो मेरे फ्लैट से काफी ज्यादा दूर है, और उसकी वजह से जो मुझे खर्च आएगा ट्रैवल का, उसको काटने के बाद मेरे पास कम ही रकम बचेगी। लेकिन अचानक से उनके दिमाग में एक बात आती है कि भाई जो फ्लैट में मैं रह रहा हूँ वो कौन सा मेरा अपना है, तो क्यों ना एक काम किया जाए कि उस ऑफिस के पास ही एक फ्लैट ले लिया जाए, ताकि मेरा ट्रैवल का कॉस्ट तो बचेगा ही बचेगा, बल्कि टाइम भी बचेगा। कम से कम 1 घंटे का मुझे एक रूट का फर्क पड़ेगा, एक साइड के रूट का। तो ये सोचते हुए आशीष अब ढूंढने लग पड़ते हैं फ्लैट को। नौकरी के अभी उनको टाइम था, तो सोच रहे थे कि जैसे जैसे मेरा जो नोटिस पीरियड खत्म होता जाएगा तब तक मुझे कोई फ्लैट मिल जाएगा, तो एडवांस में पे कर देंगे रेंट। तनख्वाह काफी ज्यादा अच्छी होगी, तो एक आधे महीने की कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये तो उनका वहम था, क्योंकि ढूंढे से भी उनको उसके आसपास कोई फ्लैट मिल ही नहीं रहा था। जितनी बार भी उन्होंने ढूंढा उनको मिला नहीं, कोई ब्रोकर नहीं छोड़ा। हाँ, मिल तो रहे थे लेकिन इतने महंगे थे कि जिसको ये अफोर्ड कर नहीं सकते थे। अब जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे थे न्यू जॉब ज्वाइन करने को, वैसे वैसे इनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी कि भाई अगर मैं समय पर ना पहुंचा तो फिर मुझे तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन एक बार क्या होता है कि जाते जाते एक जगह से वो फ्लैट देखने के लिए जा रहे थे। फ्लैट काफी महंगा था, वो इनकी पहुंच के बाहर था। तो जब ये वापस जा रहे थे तो इनको दूर से एक बिल्डिंग दिखाई दी, जो देखने में कुछ पुरानी सी लग रही थी। मतलब बहुत ज्यादा वेल डेकोरेटेड नहीं थी, वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी, पेंट वगैरह नहीं हुआ था। लेकिन उनको नजर आ रहा था कि रात का समय काफी ज्यादा लाइट्स तो चल रही हैं, लेकिन कुछ लाइट्स नहीं चल रही। ये इनकी सोच थी कि हो सकता है कि जहां पर लाइट्स नहीं चल रही कुछ फ्लैट्स में, हो सकता है कि वो खाली हो। अब इस जो डीलर है इसके पास वो कोई उसका कॉन्टैक्ट ना हो, तो ये उसको छोड़ते हैं और अगले दिन पहुंच जाते हैं उस सोसाइटी में। उस सोसाइटी में पहुंचने के बाद ये बात करते हैं तो इनका जो तीर था बिल्कुल निशाने पर लगा था। वहां पर कुछ फ्लैट्स थे जो खाली थे। अब जब आशीष उस फ्लैट की तरफ जाते हैं, फ्लैट खोलते हैं, तो ये खोलकर देखकर खुश हो जाते हैं। तो ये देखकर खुश हो जाते हैं कि जो रूम है वो तकरीबन सेमी फर्निश्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा सामान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बजट इन्होंने तय किया था ये तो उससे काफी कम था। अब इनके लिए ये चीज सोने पर सुहागा हो चुकी थी कि भाई एक तो कम रेंट में मिल चुका है, पास भी मिल चुका है। हाँ, बिल्डिंग हम थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, ओड सी लग रही है, लेकिन भाई मैंने कौन सा खरीदनी है। जितनी देर यहाँ पर जॉब करूंगा तब तक ठीक है, जब जॉब छोड़ देंगे तब देखेंगे। अब ये फ्लैट ले लेते हैं। इनके जो स्वभाव है आशीष का वो काफी मिलनसार है। धीरे धीरे इनके फ्लैट वालों से दोस्ती होनी शुरू होगी। सबसे ये हंस के बातें करते। जो फ्लैट के लोग थे वो भी काफी अच्छे थे। लेकिन ये एक चीज महसूस कर रहे थे कि इनको नींद नहीं आती थी फ्लैट में। जब भी ये अपना काम खत्म करके जितना मर्जी थके हों फ्लैट में जाते तो सारी रात परेशानी में ये बिताते। सारी रात वो काफी परेशानी में गुजारते थे, और सोने की जितनी मर्जी कोशिश करें तो उनको नींद नहीं आती। ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और इस समस्या की वजह से उनका वेट भी कम होता जा रहा था। और ना ही सिर्फ वेट कम हो रहा था बल्कि उनकी परफॉर्मेंस पर भी फर्क पड़ रहा था। अब वो नई जगह पर जा रहे थे, गए थे, वहां पर कोशिश तो थी कि अपना बेस्ट दे सकें, लेकिन जब इंसान की नींद ही पूरी नहीं होगी तो क्या कर सकेगा। एक दिन ये सोचते हैं कि भाई फ्लैट के बाहर, अपार्टमेंट के बाहर गार्डन है। अब मुझे नींद नहीं आती तो कुछ ऐसा करता हूँ कि रात के समय में तो भीड़ होगी नहीं, रात के समय में तो लोग होंगे नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्यों ना मैं जॉगिंग करूँ। थोड़ी देर मैं जॉगिंग करूंगा तो फिर हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस हो। वो बिल्डिंग थी काफी बड़ी, मतलब वो एक 4 या 5 बिल्डिंग का सेट था, और तकरीबन हर बिल्डिंग के 10 फ्लोर थे और इनका 6th फ्लोर था। अब ये उतरते हैं नीचे। जब नीचे जाते हैं तो देखने के बाद हैरान हो जाते हैं, ऐसी भी क्या बात थी। क्योंकि जहां पर ये सोच रहे थे कि कोई लोग नहीं होंगे, वहां पर इनको
गार्डन में काफी लोग दिखाई देते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऐसा कोई भी एक व्यक्ति नहीं था जो इनकी पहचान का हो। ये सोचते हैं कि भाई हो सकता है दूसरी बिल्डिंग के लोग हो, लेकिन यार वो इतनी रात के 2-2:30 बजे वो इतने लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। खैर ये सोचते हैं कि भाई मुझे क्या लेने देना, ये चलना शुरू करते हैं। एक चीज ये नोट करते हैं कि जैसे जैसे ये किसी के पास होते जाते थे, वो इनको बड़ी घूर के देखता था और इनको अजीब से तरीके का भार महसूस होता था अपने पर। इनको काफी अजीब लगता था। जितने ही लोग मिलनसार इनको सुबह दिखाई देते थे अपने आसपास, ये लोग उनको उतने ही ज्यादा अजीब लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बस इसको देखकर खा ही जाए। ये अपने आप को काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और जल्दी से अपने बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। सुबह होती है, अपने काम पे जाते हैं और सारे दिन ये सोचते रहते हैं कि आखिर वो लोग थे कौन। फिर से शाम को घर आते हैं और ये सोचते हैं कि हो सकता है कि एक आधे दिन की बात हो, मैं काम करूंगा, मैं 3-3:30 बजे जाऊंगा। कल का समय तो 1:30-2 बजे के आसपास का था। अब ये 3-3:15 बजे झांकते हैं तो कोई नहीं होता। ये देख के खुश हो जाते हैं कि भाई ये चीज अच्छी है, अब कोई नहीं है। ये सोचते हैं कि मैं ऐसा काम करता हूँ कि लिफ्ट से क्या उतरना, सीढ़ियों से उतरूंगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये सीढ़ियों से उतरते हैं, नीचे जाते हैं और जैसे ही बाहर जाके देखते हैं, फिर से कई लोग इनको दिखाई देते हैं आसपास घूमते हुए। इन्हें तो मानो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सामने तो प्रत्यक्ष था। फिर ये घूमना फिरना शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं किसी को बुलाने की, हेलो हाय करते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बात का जवाब नहीं देता। और हाँ, एक और चीज ये नोट करते हैं कि रात के समय में अगर कोई घूम रहा है तो उसके कपड़े तो कम से कम नाइट सूट वाले होने चाहिए, लेकिन किसी ने स्कर्ट डाली हुई थी, कोई ट्राउजर्स में था, कोई निक्कर्स में था। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो बिल्कुल कोट पैंट में घूम रहा था। ये बात इनकी समझ में आ नहीं रही थी। दूसरी जो नींद की समस्या है वो, और अब ये सोचते हैं कि भाई मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ। डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको सारी बात बताते हैं कि मुझे सिर्फ अपने फ्लैट में नींद नहीं आती। तो डॉक्टर साहब पहले इस बात को मानते नहीं, फिर उसको टेस्ट करने के लिए कहते हैं कि आप यहाँ पर रेस्ट करके देखिए। अब वो एक सेपरेट रूम में जाते हैं और देखते ही देखते इनको नींद आ जाती है। 1-1.5 घंटे बाद उठते हैं तो डॉक्टर इनको सर्टिफाई करते हैं कि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि कोई आपको फ्लैट में दिक्कत हो, कोई नॉइज स्पेशल आती हो, कुछ आता हो, लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं। फ्लैट में तो नॉइस आने का सवाल ही नहीं था। लेकिन राज क्या था इस फ्लैट का, और वो लोग जो जिस समय भी रात को आशीष वहां पर जाते उनको नजर आते, और हमेशा एक जैसे ही कपड़ों में, और उनको कोई बुलाता नहीं हो, दूसरा इनको घूर घूर के देखता। ये सिलसिला चल ही रहा था। आशीष अब कोशिश करते हैं कि जब वो वापस आए तो गाड़ी में ही कुछ समय के लिए सो जाएं। फ्लैट इतनी जल्दी चेंज हो नहीं रहा था। ये कोशिश कर भी रहे थे ढूंढने की, लेकिन फ्लैट इनको मिल नहीं रहा था। अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती कुलीग के साथ वहां पर, मतलब रहने जो इनके कुलीग होते हैं उनके साथ हो जाती है। एक इनका काफी अच्छा कुलीग बन जाता है, दोस्त बन जाता है। फिर ये सोचते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, कल संडे है तो हम रात को अपना कार्यक्रम करते हैं, तो मेरे फ्लैट पे आ जा। तो वो मान जाता है और वो आशीष के साथ गाड़ी में बैठता है और चलने लगता है। लेकिन जैसे ही आशीष की गाड़ी उस सोसाइटी की तरफ घूमती है तो वो कहता है कि यार तुम इन बिल्डिंग्स में रहते हो? तो कहता है कि हाँ भाई इस बिल्डिंग में रहते हो। कहता गाड़ी रोक। आशीष कहता है भाई क्या बात हो गया, सब कुछ ठीक ठाक है? कहता भाई इस इन बिल्डिंग्स में तुम्हें किसने रिकमेंड किया, कोई ब्रोकर था? कहता नहीं यार, उसने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैंने खुद ही सोचा कि लाइट्स बंद है कुछ फ्लैट्स की और हो सकता है तो खाली होंगे, तो मैंने ट्राई किया और मुझे मिल गया। लेकिन गड़बड़ है कोई, भाई क्या बता तो सही, कोई इलीगल है? वो कहता है यार इलीगल होता तो तुझे क्या प्रॉब्लम थी, तूने तो रेंट पर लिया था। लेकिन बात उससे कुछ ज्यादा है। क्या तुझे पता है कि मैं आज से कुछ साल पहले कहाँ रहता था? वो कहता है कि मैं इसी बिल्डिंग्स में ही रहता था, और तो विश्वास नहीं करेगा, मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी। अब जब आशीष ये बात सुनते हैं तो उनको कंफर्मेशन हो जाती है कि भाई कहीं ना कहीं ये जो बात कर रहा है उसकी बात में सच्चाई है, क्योंकि मैंने तो उसको कहा ही नहीं कि मुझे नींद नहीं आती। तो ये कहता है कि भाई एक बात बताऊं, नींद मुझे भी नहीं आती, लेकिन ये लोचा क्या, ये चक्कर क्या है इस फ्लैट में, कोई चीज है, कोई बात है कोई? तो कहते हैं कि भाई इस फ्लैट की एक हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री ये है कि ये काफी समय पहले भी ये छोटे थे, मतलब ये बिल्डिंग छोटी थी, कुछ 4 या 5 मंजिला थी। तो लोग नीचे रात के समय में घूम फिर रहे थे अपना नॉर्मल उसकी वजह से।
तो अचानक से भूकंप के झटके आते हैं और ये बिल्डिंग गिर जाती है और काफ़ी 15-20 लोग उसके नीचे आके मर जाते हैं। काफ़ी बड़ा हादसा था। उसके बाद ये फ्लैट्स को दोबारा बनाया गया। अब एक बात है कि जो इन फ्लैट्स में शुरू में रहता है, शुरू से ही रहता है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई बाहर से आता है तो वहां पर इनको काफी दिक्कत होती है। गाहे बगाहे कोई मतलब टिकता ही नहीं है और सबको ज्यादा से ज्यादा मेन समस्या एक ही आती है कि उनको नींद नहीं आती। और हाँ, कुछ लोगों को आज भी वो लोग उस गार्डन में चलते हुए दिखाई देते हैं जो मर चुके थे। आशीष जब ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि भाई, उन लोगों में से मैं भी शामिल हूँ जिनको वो लोग दिखाई देते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे ये बात करनी चाहिए नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ इसलिए मैं विश्वास कर पा रहा हूँ, और मैं इसलिए ये बात किसी से कर नहीं पा रहा था कि भाई मेरा मजाक उड़ाया जाता। लेकिन जो भी है शायद ये सच है। और वो आत्माएं मुझे नजर आते हैं और आज पता लगा कि वो थी ही आत्माएं, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद वो लोग हैं जो मुझे बुलाना ही नहीं चाहते। अब फिर क्या किया जाए? तो आशीष अपने दोस्त के आगे हाथ जोड़ते हैं कि भाई, जब तक मुझे नए फ्लैट नहीं मिलते प्लीज मुझे अपने यहाँ रख ले। हालांकि उनका दोस्त मैरिड था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि भाई एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे तैसे करके एडजस्ट करते हैं और ये जाते हैं नए फ्लैट में। अब फिर से वही बात वही, देख लेनी चाहिए चीज, हिस्ट्री पता कर लेनी चाहिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर एक फ्लैट जिसकी लाइट बंद हो वो अवेलेबल नहीं होता रेंट के लिए। ये बात आशीष को समझ आ गई होगी। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। और अब हम चलते हैं कमेंट सेक्शन की ओर और देखते हैं भाई आज के क्या कमेंट हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये अपने एक रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर व्यूअर भी कह सकते हैं और इनको फर्स्ट व्यूअर भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% इनकी पहले हमें कमेंट आ जाती है। और ये हैं @प्रिंस प्रिंस RB6836, और ये कहते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में मेरा नाम भी ले लेना, आपके मुंह से सुनकर अच्छा लगता है। प्रिंस जी बिल्कुल जी, आपका नाम नहीं लेंगे तो किसका लेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप ऑलमोस्ट फर्स्ट व्यूअर होते हैं और आपका हमेशा पहले कमेंट आता है। तो प्रिंस जी हमारे रेगुलर स्पेशल व्यूअर हैं, तो वही ले लिया आपका नाम। आई होप आपको खुशी होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर और ये कह रहे हैं @मोटरहेड। ये कहते हैं बहुत अच्छी स्टोरीज हैं आपकी भाई, पर आपके कई बार फंबल करते हो नरेट करते हुए। प्लीज टेक दिस रिव्यू पॉजिटिवली कोज आई लव योर चैनल एंड स्टोरीज। इसलिए बोल रहा हूँ ताकि स्मूथली सारी स्टोरीज नरेट हो जाए। चाचा के फैक्ट्स चैनल चेक करना रेफरेंस के लिए, बहुत अच्छा नरेट करते हैं वो भी। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, गुड वर्क, गॉड ब्लेस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, पार्थ फ्रॉम HP। पार्थ भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका आपने जो कंसर्न शो किया, आपकी जो सुजेशन है। देखिए जो आप वो फंबल होने वाली बात कर रहे हैं ना, उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि जैसे भी आप सुन रहे होंगे ना, ये उसकी है आवाज आ रही है किसी व्हीकल के जाने की। तो जहां पर मेरा ये स्टूडियो है ना उसके पास गली है, तो यार बहुत ज्यादा मतलब इतना कट मुझे करना पड़ता है ना, बात करते करते अगर मैं कर रहा हूँ बिल्कुल तेज से आवाज आएगी किसी हॉर्न की, तो फिर वो मुझे लाइन बोलते बोलते कट करनी पड़ेगी, फिर से उसको शुरू करना पड़ेगा। तो उस जो कट के बीच में मुझे एडिट करना पड़ता है ना, तो वो जो फंबल है वो नजर आता है, जिसको मुझे भी पता है। पर अभी इस चीज को ना अवॉइड नहीं किया जा सकता। दूसरा एडिट का भी इशू है, मतलब मुझे, मैं एडिटर तो हूं नहीं, तो मुझे एडिट करना पड़ता है खुद ही। अब लेट से कि मैं कोई बात कर रहा हूँ, जैसे लेट से कि मैं आपसे बात करते करते एकदम अड़ा, फिर मैंने उस बात को उसी टाइम कर दिया। अब वो बिल्कुल छोटा सा जरा बारीक सी जो चीज है ना जिसको कट करूंगा, जो फंबल ना करे, वो भी मुझे मुझसे होती नहीं सही तरीके से। तो एक वो भी चीज है। अब आप तीसरी चीज कह रहे हैं चाचा के फैक्ट्स चैनल चेक करना। चाचा के फैक्ट्स नीतीश भाई जो हैं उनके दो चैनल है, चाचा के फैक्ट्स और चाचा का रेडियो। और उनके बारे में मैं जो ये कहना चाहूंगा कि भाई नरेशन में वन ऑफ द बेस्ट नरेशन है इनकी, इसमें कोई दो राय नहीं, वन ऑफ द बेस्ट नरेशन। पर अब आप अभी ना एक और मेरे मन में बात आई कि भाई अभी पता नहीं मेरी उतनी औकात नहीं कि अभी आप सब मुझे कर रहे कंपेयर या किसी की रेफरेंस लेने की भी बात कर रहे हो। लेट से चाचा के फैक्ट्स, अक्षय वशिष्ठ, ये हो गए अपना प्रिंस भाई हो गए, यार उनके ना सब्सक्राइबर्स लाखों में है। तो मतलब डजेंट मीन कि सब्सक्राइबर्स लाखों में है, मतलब सब्सक्राइबर्स लाखों में होने का मतलब कि जो उनको इनकम है ना वो भी लाखों में ही है। और जो वो खर्च कर रहे हैं ना
अपने चैनल को मतलब वीडियोस की क्वालिटी को इंक्रीज करने में। जैसे लोग कहते हैं भाई सीधा मुंह पर लेकर आओ, मैंने कहा कि भाई ऐसा बैकग्राउंड है, मैंने अभी जितना मेरा हल्का फुल्का सेटअप है मैं उसको यूज कर रहा हूँ। मैं तो अभी मोबाइल यूज करता हूँ भाई, कैमरा भी यूज नहीं करता है ना। तो फिर वो जो रिसोर्सेस लगा रहे हैं वो भी तो हाईटेक है ना। एडिटर उनके पास डेडिकेटेड है जो सारे सारी उनकी वीडियो करता है। थंबनेल उनके पास जो बनाने वाला मतलब एडिटर वो भी डेडिकेटेड है। तो हर एक चीज उनके पास जैसे कहते हैं हाईटेक है। तो मैं तो भाई छोटा सा क्रिएटर हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ उतना करता हूँ। और जो ये फंबलनेस आपको नजर आती है ना, ये इसी का नतीजा है कि बात करते करते अचानक से पीछे से डिस्टरबेंस आए ना, तो मैं नहीं चाहता वो डिस्टरबेंस आपको फील हो, तो फिर मुझे अपने बात को कट करके उसको फिर से दोहराना पड़ता है। और दोहराने के टाइम पे फिर क्या होता है कि वो आपको लगता है फंबलनेस यूज है, क्योंकि कट लग जाता है उसमें। और जैसा कि फिर मैं वही कह रहा हूँ कि चाचा के फैक्ट्स बस उनमें और उनमें मुझ में एक चीज का फर्क है कि मेरे पास एडिटर नहीं है और लाखों सब्सक्राइबर नहीं है। सीधी सी बात है भाई। बट फिर भी पार्थ भाई बहुत बहुत आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। आई रियली अप्रिशिएट इट। और आई होप आपको जो मेरा आंसर है वो भी पसंद आया होगा और आप समझ पाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी एक अपने भाई और हैं @ गुरविंदर सिंह जी, ये कह रहे हैं, ये ना थोड़ा सा इन्होंने पंजाबी में लिखा है तो मैं ना हिंदी में नरेट करता जाऊंगा, वैसे पंजाबी में रेफरेंस के लिए आप उसमें पढ़ लेना जो इसमें स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा है। कि भी मेरा ना नहीं लिया, देख ले छोटे वीर, माड़ी जही टोर बन जाएगी। जस्ट किडिंग, बट बाकी ये बंदे मैं देखता हूँ ज्यादा की मतलब मैं पंजाबी बोल ही देता हूँ भाई, अभी कैसे ट्रांसलेट करूँ बात साथ के साथ ही। कि वाधू दी मत्ता देन आ जांदे ने, एक एक गाना नहीं दुनिया दा ता भला कुछ बोलदी परवाह नहीं करी दी। बाकी ਵੀਰ तेरियां स्टोरीज वालियां वधिया ਹੁੰਦੀਆਂ ने। मैं सिर्फ एक तेरा ते दो होर चैनल तो वीडियो देखदा ਹੁੰਨਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਦੂਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। खिंची खिंची चल कम छोटे वीर। पाजी थैंक यू सो मच गुरविंदर सिंह जी, आपका नाम भी ले लिया भाई। टोर बननी चाहिए, टोर तो होनी चाहिए और आई होप आपको सही अच्छा लगा होगा। और देखिए मैं ना आपको एक बात सबको समझाना चाह रहा हूँ कि जो कमेंट्स नेगेटिव कमेंट्स को लेकर मैं आपके साथ बात कर भी रहा हूँ ना, तो मुझे कोई इस तरीके की परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो चैनल शुरू होते होते बंद हो गया होता। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि शुरू शुरू में जब छोटा चैनल होता है ना तो उसमें नेगेटिव कमेंट ज्यादा होते हैं, अरे क्या कर रहा है। एक अपने सरदार जी कहते हैं लोगों का टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। अरे भाई मैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं सही लग रहा तो आप और कोई चीज देख लो, है ना। जिसको टाइम वेस्ट करना है तो वो कर लेगा, आपको उसमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के कमेंट्स को गालियां कुछ है। फिर ना मैंने ऑब्जर्व किया, देखिए मैं किसी चीज को लेकर ना दिमाग पर हावी नहीं कर लेता। फिर मैंने ना ऑब्जर्व किया, अब नोट नथिंग ऑफेंडेड टू दैट चैनल जहां पर मैं गया, छोटे नहीं अभी मतलब सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से। तो कुछ चैनल की जो सब्सक्राइबर्स थे वो थे 10-20 हजार, कुछ चैनल के 40-50 हजार, कुछ चैनल के 2-3 लाख सब्सक्राइबर्स और कुछ के 12-13 लाख भी, लाइक रियल वन। मैंने ना इन सब में एक चीज नोटिस की, वो क्या थी कि जो छोटी ऑडियंस बेस वाले चैनल थे ना वहां पर लोग गाली गलौज करते हैं। मतलब गाली गलौज की लेवल ज्यादा था, मतलब 30-40%। 60% ठीक ठाक कमेंट, बाकी 30-40% में अभी ये किसको ले आए, ये कौन है, ऐसा कौन है, तो समझता कि अपने आप को ज्ञानबाजी दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो गालियां भी है कुछ। लेकिन जैसे जैसे चैनल बड़ा हो रहा था ना, वैसे वैसे ऑडियंस मेच्योर थे, वैसे वैसे लोग वहां पर अप्रिशिएट कर रहे थे। अप्रिशिएशन करने वालों की तादाद ज्यादा थी और गाली बकने वालों की तादाद कम थी। तो ये क्या होता है कि इट्स मैटर ऑफ टाइम। जब तक इंसान कुछ होता नहीं ना तो तब तक क्या होता है कि लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्रिटिसिज्म कम होती जाती है, वो चुल्लू भर रह जाती है और उसी में वो करने वाले भी डूब जाते हैं, क्योंकि उनका काम है सिर्फ क्रिटिसिज्म करना। अपनी जिंदगी में उन्होंने कुछ नहीं किया होता और दूसरों को ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे पता नहीं हमारी बात से ही तुम्हारा कुछ बन पाएगा। तो ऐसे लोगों को मैं मतलब मेरी ये ग्रोथ का एक हिस्सा है। ऐसे कमेंट्स मेरी ग्रोथ का एक हिस्सा है कि अभी तो भाई मैं तो जमीन से निकला ही हूँ, कि अभी तो सिर्फ 4-5 हजार सब्सक्राइबर हैं। तो इतना फर्क आ चुका है कि इतने प्यार करने वाले मुझे आ गए हैं कि अगर 60 कमेंट आ रहे हैं, 60 में से मतलब 59 कमेंट्स हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं मेरे भाई लोग, है ना।
तो फिर मैं ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं करता गुरविंदर जी। मैं सिर्फ़ इन चीज़ों को, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लिए ये चीज़ें फ्यूल हैं। मेरे लिए ये चीज़ें फ्यूल का काम करती हैं। जब मैं ऐसी चीज़ सुनता हूँ ना, मुझे होता है कि भई किसी को मेरा काम नहीं पसंद आ रहा, अगर ठीक है पॉजिटिव क्रिटिसिज़्म में नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो गाली निकाल रहा है तो कितना वो जेलसी करता होगा। तो अगर मेरे जैसे बंदे से कोई जेलसी कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो शायद होगा मुझ में। अगर मुझ में कुछ है तो उसको मैं शाइन नहीं करता, फर्निश नहीं करता, नरिश नहीं करता, तो फिर वो मेरी नालायकी है। तो रही बात आपके साथ डिस्कस करने की, मैं इसलिए नेगेटिव कमेंट्स भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि जो ये डिस्कशन करने वाला एक सेक्शन है, इसमें मैं अपनी तारीफों के ही कमेंट्स लेकर आऊँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान को अपनी बात कहने का हक है, और हर एक तरह का जो कमेंट है यहाँ पर एंटरटेन किया जाएगा, सिर्फ गालियों को छोड़कर। अगर कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहा है तो फिर भी मैं मुझे ज़्यादा खुशी होगी अगर कोई कर रहा है तो। तो ऐसी बात नहीं गुरविंदर जी, और बाकी ठीक है जी, काम खिੱਚੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ होंगे डॉक्टर साहब। यार डॉक्टर साहब ना बड़े प्यारे आदमी हैं, डॉक्टर सुलंगी। आप अगर आपको मतलब उनको सुनते हो, मैं 1 साल से उनके साथ कॉन्टैक्ट पे हूँ व्हाट्सएप में, और कोशिश कर रहा हूँ कि उनके साथ एक पॉडकास्ट करूँ। तो आप दुआ कीजिए, और अगर उनको सुनते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए कि भाई सुनील, नरेट भाई सुनील के साथ पॉडकास्ट कर लीजिए, है ना। तो उनके साथ व्हाट्सएप पे बड़ी देर से राब्ता है, और बातें वगैरह होती हैं। तो अभी कुछ उनका इवेंट है, उसमें वो बिजी हैं। उसके बाद फिर से एक बार मैं ट्राई करूंगा उनके साथ पॉडकास्ट करने के लिए। इंडिया में ये पहला पॉडकास्ट होगा डॉक्टर सोलंकी का सुनील शर्मा के चैनल पे। तो दुआ कीजिए कि दैट शुड बी मेक इट हैपन। सो आई होप आज का जो सेशन है ये भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके साथ साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सी कहानी आपको अच्छी लगी।